हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नेहा शर्मा जी के ट्रिक्स। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप हमेशा हंसते रहे और आपके परिवार में हमेशा खुशियाँ बनी रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की हमारी मोटिवेशनल लाइन जो आपको ऊर्जावान बनाएगी और आपके चेहरे पर मुस्कान लाएगी। कभी हार न मानने की आदत ही एक दिन जीतने की आदत बन जाती है। निरंतर चलने से हमें सफलता अवश्य मिलती है। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। थककर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो फ्रेंड्स, आज हमारी राजस्थान एसआई और एलडीसी की डेली टेस्ट सीरीज नंबर 3 चल रही है। इससे पहले दो टेस्ट सीरीज हमने अपलोड कर दिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां जाकर देख लीजिए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। इसमें 30 क्वेश्चन कराए जाते हैं, प्लस 30 का रिवाइज होता है और साथ में टेस्ट भी होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सबसे लंबी व प्राचीन फड़ किस लोक देवता की है? सबसे लंबी व प्राचीन फड़ किस लोक देवता की है? पाबू जी, हड़बू जी, देवनारायण जी, तेजा जी। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देवनारायण जी की फड़ जो है सबसे लंबी व सबसे प्राचीन फड़ देवनारायण जी की फड़ है। और जो देवनारायण जी की फड़ का वाचन किया जाता है वो जंतर वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। जंतर वाद्य यंत्र के साथ देवनारायण जी की फड़ का वाचन किया जाता है। पाबू जी की फड़ का वाचन रावण हत्ता के साथ किया जाता है। पाबू जी की फड़ का वाचन किसके साथ? रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। और जो हड़बू जी है, इनके गुरु का नाम क्या था? हड़बू जी के गुरु का नाम था बालीनाथ जी। हड़बू जी के गुरु का नाम बालीनाथ जी। बालीनाथ जी किसके गुरु थे? हड़बू जी के। तेजा जी जो है, इन पर डाक टिकट जारी हुआ 2011 में। इन पर डाक टिकट कब जारी हुआ? 2011 में। कितने का डाक टिकट जारी हुआ? 5 रुपये का। 5 रुपये का डाक टिकट जारी किस पर हुआ? 2011 में तेजा जी पर। तो चलिए दोस्तों, ये है हमारा आज का पहला क्वेश्चन। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी, देवनारायण जी की फड़ सबसे लंबी व प्राचीन फड़ है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में घोड़ी की मजार कहाँ बनी हुई है? राजस्थान में घोड़ी की मजार कहाँ बनी हुई है? बूंदी, अजमेर, धौलपुर, चित्तौड़गढ़। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अजमेर में। राजस्थान की जो घोड़ी की मजार है, वो राजस्थान में कहाँ पर है? अजमेर में है। बूंदी में क्या है? बूंदी में मीरा साहब की दरगाह है। मीरा साहब की दरगाह कहाँ पर है? बूंदी में। मीरा साहब की दरगाह कहाँ पर है? बूंदी में। ठीक है। और जो धौलपुर है, यहाँ पर बीवी जरीना का मकबरा। बीवी जरीना का मकबरा कहाँ है? धौलपुर में। बीबी जरीना का मकबरा कहाँ पर है? धौलपुर में। बीवी जरीना का मकबरा धौलपुर में। चित्तौड़गढ़ में है दीवान शाह की दरगाह। दीवान शाह की दरगाह कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। दीवान शाह की दरगाह चित्तौड़गढ़ में। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, अजमेर में घोड़े की मजार स्थित है। बूंदी में मीरा साहब की दरगाह, बीबी जरीना का मकबरा धौलपुर में और चित्तौड़गढ़ में दीवान शाह की दरगाह। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम ईंटों का प्रयोग कौन से दुर्ग में किया गया था? जो सर्वप्रथम ईंटों का प्रयोग हुआ था तब कौन से दुर्ग में हुआ था? गागरोन दुर्ग, भटनेर दुर्ग, जैसलमेर दुर्ग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भटनेर दुर्ग में। सबसे पहले जो ईंटों का प्रयोग हुआ था वो भटनेर दुर्ग में हुआ था। ये राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग है। सबसे पुराना दुर्ग कौन सा है? राजस्थान का भटनेर दुर्ग है। सबसे पुराना दुर्ग है ये। सबसे पुराना दुर्ग भटनेर दुर्ग, जहाँ पर सर्वप्रथम ईंटों का प्रयोग किया गया था। गागरोन दुर्ग, ये जो दुर्ग है ये बिना नीम के खड़ा दुर्ग है। बिना नीम
जो नीमा होती है ना, नीमा भरते हैं, बिना नीम के खड़ा दुर्ग। ठीक है। जैसलमेर दुर्ग बिना चूने का दुर्ग है। बिना चूने का दुर्ग कौन सा है? जैसलमेर। बिना चूने का दुर्ग, जैसलमेर बिना चूने का दुर्ग कौन सा है? जैसलमेर। और इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, भटनेर दुर्ग, जो सर्वप्रथम ईंटों का प्रयोग भटनेर दुर्ग में हुआ था और सबसे पुराना दुर्ग भी भटनेर दुर्ग है। और गागरोन दुर्ग जो है बिना नीम के खड़ा दुर्ग है। जैसलमेर दुर्ग बिना चूने का दुर्ग है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, वाद्य यंत्र कितने प्रकार के होते हैं? वाद्य यंत्र जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। वाद्य यंत्र जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। अब वाद्य यंत्र कौन कौन से होते हैं? वाद्य यंत्र होते हैं अवनद, घन, सुशील, तत्। 4 प्रकार के कौन कौन से? एक तो अवनद, घन, वाद्य यंत्र 4 प्रकार के होते हैं, अवनद, घन, सुशील, तत्। अवनद जो है ये चमड़े के बने हुए होते हैं। अवनद किसके बने होते हैं? चमड़े के। चमड़े से बने हुए जो वाद्य यंत्र होते हैं उन्हें अवनद कहते हैं। जो धातु से बने होते हैं उन्हें घन कहते हैं। धातु से बने वाद्य यंत्रों को घन कहा जाता है। सुशील वाद्य यंत्र जो है ये फूंक मारकर बजाए जाते हैं। फूंक मारकर बजाए जाते हैं। ठीक है। तत्वाद्य यंत्र जो है ये तार से बने होते हैं। तत्वाद्य यंत्र तार से बने होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 4। जो सुशील वाद्य यंत्र है फूंक मारकर जो बजाए जाते हैं उसका उदाहरण कौन सा है? उसका उदाहरण है जो सतारा है, ये इसका उदाहरण है। सतारा जो वाद्य यंत्र है वो फूंक मारकर बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र है, जो सुशील वाद्य यंत्र कहलाता है। ठीक है। तो वाद्य यंत्र 4 प्रकार के होते हैं, अवनद, घन, सुशील, तत्। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में नानी शिरडी की पहाड़ियाँ किस जिले में हैं? राजस्थान में जो नानी शिरडी की पहाड़ियाँ हैं वो किस जिले में स्थित है? पाली, सीकर, हाड़ौती क्षेत्र, सभी में। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। जो नानी शिरडी की पहाड़ियाँ हैं वो पाली में हैं। पाली की सोजत की जो मेहंदी है वो फेमस है। सोजत की मेहंदी फेमस है यहाँ पर। पाली की सोजत की मेहंदी कहाँ की है? पाली की। और इसे जीआई टैग भी मिला हुआ है। सोजत की मेहंदी को जीआई टैग भी मिला हुआ है। जो आवल बावल की संधि का निर्धारण बिंदु हुआ वो भी सोजत पाली था। ठीक है। सीकर, सीकर जिले की जो स्थानीय जो पहाड़ियाँ होती हैं उनको क्या कहा जाता है? मालखेत की पहाड़ियाँ कहते हैं। सीकर जिले की स्थानीय पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? मालखेत। मालखेत की सीकर जिले की जो स्थानीय पहाड़ियाँ हैं उनको मालखेत की पहाड़ियाँ कहा जाता है। और मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? मुकुंदरा की पहाड़ियाँ हैं हाड़ौती क्षेत्र में। मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? हाड़ौती क्षेत्र में स्थित है। मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? हाड़ौती क्षेत्र में। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, पाली, जो जहाँ पर नानी शिरडी की पहाड़ियाँ हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मोठड़ी की पगड़ी किस अवसर पर पहनी जाती है? मोठड़ी की पगड़ी किस अवसर पर पहनी जाती है? होली पर, दशहरे पर, विवाह या दीपावली पर, शोक बैठक में जाते समय। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, विवाह व दीपावली पर मोठड़ी की पगड़ी पहनी जाती है। होली पर कौन सी पगड़ी पहनी जाती है? होली पर फूल पत्ती वाली पगड़ी पहनी जाती है। फूल पत्ती वाली पगड़ी कब पहनी जाती है? होली पर पहनी जाती है। दशहरे पर कौन सी पगड़ी पहनी जाती है? दशहरे पर मंडील की पगड़ी पहनी जाती है। मदील की पगड़ी कब पहनी जाती है? दशहरे पर।
तो दशहरे पर मदिल की पगड़ी पहनी जाती है। सोग बैठक में जाते समय जो पगड़ी पहनी जाती है वो खाकी, मूंगिया, सफ़ेद पगड़ी पहनी जाती है। एक तो खाकी पगड़ी भी पहनी जाती है, मूंगिया पहनी जाती है और सफ़ेद कलर की पगड़ी पहनी जाती है सोग बैठक में जाते समय। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, विवाह व दीपावली पर मोटड़े की पगड़ी पहनी जाती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, सोने पर मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है? सोने पर मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है? भीलवाड़ा, जयपुर, प्रतापगढ़, नाथद्वारा, राजसमंद। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जो सोने की मीनाकारी है वो प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। ठीक है, भीलवाड़ा की क्या प्रसिद्ध है? भीलवाड़ा पर तांबे की जो मीनाकारी होती है, तांबे पर मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है? भीलवाड़ा की। तांबे पर जो मीनाकारी होती है वो भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। जयपुर में पीतल पर जो होती है वो प्रसिद्ध है। पीतल पर जो मीनाकारी होती है वो कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है। नाथद्वारा, राजसमंद में चांदी पर जो मीनाकारी होती है वो कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथद्वारा, राजसमंद की। और सोने पर मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का दूसरा ताजमहल किसे कहा जाता है? राजस्थान का दूसरा ताजमहल पूछा है इसने। राजस्थान का दूसरा ताजमहल, राजस्थान का ताजमहल नहीं, राजस्थान का दूसरा ताजमहल किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जसवंतड़ा, अबलीमेणी का महल, काकाजी की दरगाह, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा अबलीमेणी का महल जो है इसे राजस्थान का दूसरा ताजमहल कहा जाता है। और अबलीमेणी के महल को ही हाड़ौती का ताजमहल भी कहा जाता है। हाड़ौती का ताजमहल भी किसे कहा जाता है? वो अबलीमेणी के महल को कहा जाता है। जसवंतड़ा जो है इसे राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। राजस्थान का ताजमहल किसे कहा जाता है? जसवंतड़े को कहा जाता है। राजस्थान का ताजमहल जसवंतड़े को कहा जाता है। और जो काकाजी की दरगाह है इसे कांठल का ताजमहल कहा जाता है। कांठल का ताजमहल, कांठल का ताजमहल किसे कहा जाता है? काकाजी की दरगाह को कहा जाता है। और ये कहाँ पर है? प्रतापगढ़ में है। काकाजी की दरगाह कहाँ पर स्थित है? प्रतापगढ़ में स्थित है। हाड़ौती का ताजमहल या राजस्थान का दूसरा ताजमहल अबलीमेणी के महल को कहा जाता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किस महल की आकृति कृष्ण मुकुट के समान है? किस महल की आकृति कृष्ण मुकुट के समान है? खेतड़ी का बादल महल, उमेद भवन, अबलीमेणी का महल, हवा महल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हवा महल को। हवा महल जो है ये कृष्ण के मुकुट के समान है। खेतड़ी का बादल जो है इसे शेखावटी का हवा महल कहा जाता है। शेखावटी का हवा महल किसे कहा जाता है? खेतड़ी का बादल महल जो है इसे शेखावटी का हवा महल कहा जाता है। उमेद भवन में क्या है? घड़ियों का संग्रहालय। घड़ियों का संग्रहालय कहाँ पर है? उमेद भवन, जो कहाँ पर है? जोधपुर में है। घड़ियों का संग्रहालय, घड़ियों का संग्रहालय उमेद भवन, जोधपुर। अबलीमेणी का महल इसे हाड़ौती का ताजमहल कहा जाता है। अभी हमने पढ़ा है इसे हाड़ौती का ताजमहल व राजस्थान का दूसरा ताजमहल, राजस्थान का दूसरा ताजमहल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो कृष्ण मुकुट के समान की आकृति का है, हवा महल। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, त्योहार के दिन किसी परिवार में मृत्यु हो जाने पर उस परिवार द्वारा उस त्योहार को न मनाने की परंपरा क्या कहलाती है? किसी परिवार में मृत्यु हो जाने पर त्योहार के दिन उस त्योहार को न मनाने की परंपरा क्या कहलाती है? दोवणिया, भदर, ओक, इनमें से कोई नहीं।
तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर होगा ओख। और दोवणिया क्या होता है? दोवणिया होता है मृत्यु के जो 12वें दिन मटके भरते हैं उसको दोवणिया कहा जाता है। मृत्यु के 12वें दिन मटके भरना, क्या कहलाता है? दोवणिया कहलाता है। मृत्यु के जो 12वें दिन मटके भरे जाते हैं उसको दोवणिया कहते हैं। भदर किसे कहते हैं? भदर शौक स्वरूप जो दाढ़ी मूछ मंडवाते हैं उसको कहा जाता है। शौक स्वरूप दाढ़ी मूछ मंडवाना, दाढ़ी मूछ मंडवाना क्या कहलाता है? भदर कहलाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ओख। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है संविधान के कौन से अनुच्छेद में राज्यपाल की योग्यताएं निहित है? संविधान में कौन से अनुच्छेद में राज्यपाल की योग्यताएं निहित है? अनुच्छेद 154, अनुच्छेद 155, अनुच्छेद 156, अनुच्छेद 157। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 157 में राज्यपाल की योग्यताएं दे रखे हैं। अनुच्छेद 154 में क्या है? राज्यपाल की जो समस्त कार्यपालिका शक्ति है, राज्य की जो समस्त कार्यपालिका शक्ति है वो राज्यपाल में निहित होगी। अनुच्छेद 154 में राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति जो है राज्यपाल में निहित होगी। अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति द्वारा किसकी नियुक्ति की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद 154 के अनुसार नियुक्ति राज्यपाल की। और अनुच्छेद 156 में क्या है? अनुच्छेद 156 में कार्यकाल राज्यपाल का कार्यकाल और पदावधि, राज्यपाल का कार्यकाल और पदावधि अनुच्छेद 156 में है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर अनुच्छेद 157। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कौन से अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? कौन सा अध्यादेश, कौन से अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? इसका राइट आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 176, अनुच्छेद 213, अनुच्छेद 161, अनुच्छेद 174। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 213। इसके तहत राज्यपाल को जो है अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। और जो राज्यपाल, अनुच्छेद 176 में क्या है? राज्यपाल का विशेष अभिभाषण, राज्यपाल का विशेष अभिभाषण किसमें है? अभिभाषण किसमें है? अनुच्छेद 176 में। अनुच्छेद 161 में है राज्यपाल की न्यायिक शक्तियाँ। राज्यपाल की जो न्यायिक शक्तियाँ हैं, न्यायिक शक्तियाँ किसमें है? अनुच्छेद 161 में। अनुच्छेद 174 में राज्यपाल को 17 आहूत और 17 वासन की शक्ति प्राप्त है। 17 आहूत और 17 वसान की शक्ति किसके पास है? राज्यपाल के पास है। अनुच्छेद 174 के तहत 17 आहूत का अर्थ होता है सत्र बुलाना और 17 वसान का अर्थ होता है सत्र की समाप्ति करना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 213। अगला क्वेश्चन है राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? श्रीमती प्रतिभा पाटिल, प्रभा राव, मार्गरेट अल्वा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, श्रीमती प्रतिभा पाटिल जो है ये राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल थी। और जो प्रभा राव है ये राजस्थान की दूसरी महिला राज्यपाल थी। मार्गरेट अल्वा राजस्थान की तीसरी महिला राज्यपाल थी।
तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, श्रीमती प्रतिभा पाटिल, जो राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन से राज्यपाल के पद पर रहते हुए मृत्यु हुई? कौन सा राज्यपाल है जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई? दरबारा सिंह, निर्मल चंद्र जैन, शैलेंद्र सिंह या सभी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी जो राज्यपाल है इनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है? राजस्थान में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है? तो 1, 2, 3, 4 बार। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 4 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है अब तक राजस्थान में। कब कब लगा? एक तो 1967 में, एक लगा 1977 में, एक लगा 1980 में और एक लगा 1992 में। और इसको याद करना भी बहुत आसान है। देखो 196, 197, 198, 199, 196, 197, 198, 199 लिख दो, फिर इसके बाद में 7702। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 4 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस विकल्प में वाक्यांश के लिए सही शब्द नहीं है? इनमें से किस विकल्प में वाक्यांश के लिए सही शब्द नहीं है? वह जो किए का उपकार माने उसे कृतज्ञ कहते हैं, वह जो कभी बूढ़ा न हो उसे अजर कहते हैं, सूर्य के अस्त होने का समय प्रदोष, बिना पलक झपकाए निमिलित। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसमें सांप ही दिख रहा है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सूर्य के अस्त होने के समय को प्रदोष थोड़ी कहा जाता है, इसको तो सूर्यास्त कहा जाता है, सभी को मालूम है ये तो। सूर्यास्त, जो सूर्य का अस्त होता है उसको हम सूर्यास्त कहते हैं। और जो वह जो किए का उपकार माने उसे क्या कहेंगे? उसे कृतज्ञ कहेंगे। वह जो कभी बूढ़ा न हो उसे अजर कहेंगे, और बिना पलक झपकाए निमिलत कहलाता है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, अनिरुद्ध किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होगा? अनिरुद्ध किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होगा? वह जो कानून के विरुद्ध हो, वह जिसका कोई अंत न हो, वह जिसे रोका न जा सके, वह जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वह जिसे रोका ना जा सके। इसे हम कहते हैं, वाक्यांश के एक शब्द होता है अनिरुद्ध। और जो वह जो कानून के विरुद्ध हो, इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे अवैध या अवैधानिक। अवैध या अवैधानिक, वह जो कानून के विरुद्ध हो, वह जिसका कोई अंत न हो, इसे कहेंगे अनंत। इसके लिए क्या शब्द आएगा? अनंत। वह जिसका कोई अंत ना हो, वह जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए, इसे क्या कहा जाता है? इसके लिए आएगा आशुतोष। इसके लिए क्या आएगा? आशुतोष। आशुतोष, वह जो शीघ्र प्रसन्न हो, आशुतोष। तो इसका राइट आंसर क्या है? वह जिसे रोका न जा सके। इसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा अनिरुद्ध। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, जो वचन से न बताया जा सके, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा। जो वचन से न बताया जा सके, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा अनिर्वचनीय, वचनीय, अवचनीय, बेवचनीय। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनिर्वचनीय। ये जो है इसका होगा जो वचन से न बताया जा सके। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, सूरज पर थूकना मुहावरे का सही अर्थ कौन सा है? सूरज पर थूकना, इसके मुहावरे का सही अर्थ कौन सा है? लीक से हटकर कार्य करना, निर्दोष पर कलंक लगाकर बदनाम करना, असंभव कार्य करना, सूर्य से घृणा करना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी,
निर्दोष पर कलंक लगाकर बदनाम करना। सूरज पर थूकना मुहावरे का सही अर्थ है निर्दोष पर कलंक लगाकर बदनाम करना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्नांकित में से किस मुहावरे का अर्थ है कार्य समाप्ति में देर होना। किस मुहावरे का अर्थ है कार्य समाप्ति में देर होना। सड़क नापना, दो नावों पर सवार होना, दिल्ली दूर होना, हथेली पर सरसों उगाना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली दूर होना। ये किस मुहावरे का अर्थ है? कार्य समाप्ति में देर होना। और हथेली पर सरसों उगाना बहुत कठिन कार्यों को करना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है तू डाल डाल मैं पात पात लोकोक्ति का सही अर्थ है। तू डाल डाल मैं पात पात लोकोक्ति का सही अर्थ है एक से एक बढ़कर चालाक, एक दूसरे पर दोषारोपण, एक दूसरे का पीछा करना, एक दूसरे को परास्त करना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एक से एक बढ़कर चालाक। तू डाल डाल मैं पात पात एक से एक बढ़कर चालाक। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है जैसा मौका देखा वैसा बन गए। जैसा मौका देखा वैसा बन गए, यह अर्थ किस लोकोक्ति का होगा? खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, अपनी अपनी डपली अपना अपना राग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, गंगा गए गंगादास और जमुना गए जमुनादास। तो जैसा मौका देखा वैसा बन गए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है इनमें से अकाउंटेबल का हिंदी समानार्थक शब्द कौन सा है? इनमें से अकाउंटेबल का हिंदी समानार्थक शब्द कौन सा है? लेखा जोखा, समझदारी, देनदारी, उत्तरदायी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तरदायी। अकाउंटेबल का जो हिंदी समानार्थक होता है वो उत्तरदायी होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है नल एंड वॉइड का हिंदी समानार्थक है। नल एंड वॉइड का हिंदी समानार्थक क्या है? शून्य और कृत, अकृत और शून्य, कृत और शून्य, कृत और अकृत। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अकृत और शून्य। ऑप्शन नंबर बी, अकृत और शून्य। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विकल्प में हिंदी समानार्थक सुमेलित नहीं है? अब हिंदी समानार्थक सुमेलित नहीं है पूछा है। गजेट, राजपत्र, सॉलमन, सत्यनिष्ठ, इंडेंट, मांगपत्र, एंडोर्स, अनुमोदित। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। सॉल्म जो है इसका अर्थ सत्यनिष्ठ न होकर, इसका अर्थ क्या होता है? गंभीर। इसका अर्थ होता है गंभीर। ठीक है, और जो गजेट होता है इसका अर्थ राजपत्र होता है, और इंडेंट का अर्थ मांग पत्र होता है, और एंडोर्स का अर्थ होता है अनुमोदित या समर्थन भी होता है इसका अर्थ, समर्थन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा शब्द प्रिंसिपल का हिंदी समानार्थक नहीं है पूछा है। इनमें से कौन सा शब्द प्रिंसिपल का हिंदी समानार्थक नहीं है? सिद्धांत, प्राचार्य, प्रधान, मूल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मूल। प्रिंसिपल का हिंदी समानार्थक नहीं है, बाकी ये सब प्रिंसिपल के हिंदी समानार्थक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्नांकित में से सही संधि युक्त शब्द कौन सा है? इनमें से कौन से शब्द की सही संधि हुई है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गति प्लस अवरोध, गत्यावरोध,
अभि प्लस इप्सा अभिप्सा, गुरु प्लस उपदेश गुरोपदेश, लघु प्लस उत्तर लघुतर। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लघु प्लस उत्तर लघुतर। ये एकदम सही है इसकी संधि, बाकी जो संधि है वो सबकी गलत है। गत्य अवरोध में क्या होगा? जो गति प्लस अवरोध, ये तो सही है, और इसके बराबर में आएगा गत्य अवरोध आएगा, गत्य अवरोध, गत्य अवरोध इसकी सही होगी गत्य अवरोध। अभिप्सा, अभिप्सा में भी की बड़ी मात्रा आएगी, अभिप्सा, अभिप्सा में भी की बड़ी मात्रा आएगी, अभि प्लस इप्सा बराबर अभिप्सा। गति प्लस अवरोध बराबर गत्य अवरोध। गुरु प्लस उपदेश, इसका होगा गुरु उपदेश, गुरु उपदेश इसका राइट आंसर ये होगा। तो सही संधि किसकी हो रखी है? लघुत्तर की, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इनमें से सही संधि विच्छेद का उदाहरण है। सही संधि विच्छेद का उदाहरण पूछा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तथैव बराबर तथा प्लस एव, स्वच्छ बराबर स्व प्लस छ, महर्षि बराबर महा प्लस ऋषि, अन्वेषण बराबर अनु प्लस ऐषण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महर्षि, महा प्लस ऋषि, ये इसका राइट आंसर है। जो तथैव है इसमें क्या होगा? जो ये एव है इसको हम ऐसे लिखेंगे, देखो, तथा प्लस एव, इसका संधि विच्छेद ये होगा। जो स्वच्छ है इसका संधि विच्छेद होगा स्व प्लस अच्छ, स्व प्लस अच्छ। और जो अन्वेषण है इसका सही संधि होगा, संधि विच्छेद होगा अनु प्लस ऐषण, अनु प्लस ऐषण, ये तो सही है इसमें, अनु प्लस ऐषण। यहाँ पर मात्रा लगी हुई है, जब जाकर ये गलती होगा, इसमें दोनों सही है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, उपर्युक्त शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। जो उपर्युक्त शब्द है इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा? ऊपरी प्लस उक्त, ऊपर प्लस उक्त, ऊपर प्लस युक्त, ऊपरी प्लस युक्त। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऊपरी प्लस उक्त, इसका सही संधि विच्छेद है। और ये कौन सी संधि का उदाहरण है? ये है उदाहरण यण संधि का, यण संधि का उदाहरण है। यण संधि का उदाहरण कौन सा है? उपर्युक्त। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है ये, फिर उसके बाद में हम 30 क्वेश्चनों जो करे हैं उन 30 क्वेश्चनों का हम रिवाइज करेंगे और फिर बाद में टेस्ट होगा और आप बताना आपकी कमेंट बॉक्स में कि आपके कितने क्वेश्चन सही गए। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस शब्द में गलत संधि विच्छेद हुआ है? इनमें से किस शब्द में गलत संधि विच्छेद हुआ है? संसद बराबर सम प्लस सद, सड़ाड़न बराबर सड़ प्लस आनन, विच्छेद बराबर वी प्लस छेद, ऊपरी प्लस युक्त, ये ऊपरी प्लस युक्त बराबर उपयुक्त। गलत संधि विच्छेद पूछा है यहाँ पर, तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए भी होगा, डी भी होगा। क्यों? क्योंकि उपयुक्त का होता है ऊपरी प्लस उक्त। उपयुक्त का क्या होता है? ऊपरी प्लस उक्त होता है। उपयुक्त का होता है ऊपरी प्लस उक्त, ये सही होगा इसका। और संसद जो है इसका क्या होगा? इसका होगा सम प्लस सद, स आदम प्लस सद, ये इसका राइट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए और डी, बोथ ऑफ इसका राइट आंसर है। ए और डी इसके राइट आंसर है। तो चलिए, ये हो गए हमारे 30 क्वेश्चन और अब हम 30 क्वेश्चनों का रिवाइज करेंगे, उसके बाद होगा टेस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट रिवाइज। तो पहला क्वेश्चन है, सबसे लंबी व प्राचीन पर फड़ किस लोक देवता की फड़ है?
सबसे लंबी व प्राचीन फड़ किस लोक देवता की फड़ है? तो इसका राइट आंसर है इसका राइट आंसर है देवनारायण जी। क्वेश्चन नंबर 2, राजस्थान में घोड़े की मजार कहाँ बनी हुई है? आंसर है अजमेर में। सर्वप्रथम ईंटों का प्रयोग कौन से दुर्ग में किया गया था? आंसर है भटनेर दुर्ग। वाद्य यंत्र कितने प्रकार के होते हैं? आंसर है 4 प्रकार के। नानी शिरडी की पहाड़ियाँ किस जिले में हैं? आंसर है पाली में। मोटड़ी की पगड़ी किस अवसर पर पहनी जाती है? आंसर है विवाह या दीपावली पर। सोने पर मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है? आंसर है प्रतापगढ़। राजस्थान का दूसरा ताजमहल किसे कहा जाता है? आंसर है अबलिमिनी का महल। किस महल की आकृति कृष्ण मुकुट के समान है? आंसर है हवा महल। त्योहार के दिन किसी परिवार में मृत्यु हो जाने पर उस परिवार द्वारा उस त्योहार को न मनाने की परंपरा क्या कहलाती है? आंसर है ओख। संविधान में कौन से अनुच्छेद में राज्यपाल की योग्यताएं निहित हैं? आंसर है अनुच्छेद 157। कौन से अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? आंसर है अनुच्छेद 213। राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? आंसर है श्रीमती प्रतिभा पाटिल। इनमें से कौन से राज्यपाल की पद पर रहते हुए मृत्यु हुई? आंसर है दरबारा सिंह, निर्मल चंद्र जैन, शैलेंद्र सिंह, प्रभा राव। इन सब की मृत्यु पद पर रहते हुए हुई। राजस्थान में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है? आंसर है 4 बार। सूर्य अस्त होने का समय वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा होगा? आंसर है सूर्यास्त। अनिरुद्ध किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होगा? आंसर है वह जिसे रोका न जा सके। जो वचन से बताया जा सके। सूरज पर थूकना इस मुहावरे का सही अर्थ कौन सा है? आंसर है निर्दोष पर कलंक लगाकर बदनाम करना। कार्य समाप्ति में देर होना किस मुहावरे का अर्थ है? आंसर है दिल्ली दूर होना। तू डाल डाल में पात पात लोकोक्ति का सही अर्थ है? आंसर है एक से एक बढ़कर चालाक। जैसा मौका देखा वैसा बन गए अर्थ किस लोकोक्ति का होगा? आंसर है गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। अकाउंटेबल का हिंदी समानार्थक शब्द कौन सा है? आंसर है उत्तरदायी। नल एंड वॉइड का हिंदी समानार्थक है? आंसर है अकृत और शून्य। एंड्रोस का हिंदी समानार्थक शब्द क्या होगा? आंसर है समर्थन या अनुमोदित। प्रिंसिपल का हिंदी समानार्थक शब्द क्या होगा? आंसर है सिद्धांत या प्राचार्य या प्रधान। लघुत्तर का सही संधि युक्त शब्द कौन सा है? आंसर है लघु प्लस उत्तर। महर्षि का संधि विच्छेद क्या होगा? आंसर है महा प्लस ऋषि। उपर्युक्त का संधि विच्छेद क्या होगा? आंसर है ऊपरी प्लस उक्त। ऊपरी प्लस उक्त। षडानन का संधि विच्छेद क्या होगा? षड प्लस आनन। तो फ्रेंड्स वो हमारे 30 क्वेश्चन हो गए। 30 क्वेश्चनों का हमने रिवाइज कर लिया। अब होगा हमारा टेस्ट, और टेस्ट में आपके कितने क्वेश्चन सही गए जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के टेस्ट। पहला क्वेश्चन है सोने पर मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है? दूसरा क्वेश्चन है सर्वप्रथम ईंटों का प्रयोग कौन से दुर्ग में किया गया था? तीसरा बीवी जरीना का मकबरा कहाँ स्थित है? चौथा क्वेश्चन हड़बू जी के गुरु का क्या नाम था? पांचवा क्वेश्चन
राज्यपाल की न्यायिक शक्तियाँ कौन से अनुच्छेद में दी गई है? छठा क्वेश्चन, सूरज पर थूकना मुहावरे का सही अर्थ कौन सा है? सातवां क्वेश्चन, लघुत्तर का सही संधि विच्छेद कीजिए। आठवां क्वेश्चन, इंडेंट का हिंदी समानार्थक शब्द कौन सा होगा? नवा, जैसा मौका देखा वैसा बन गए, यह अर्थ किस लोकोक्ति का होगा? 10वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, उपयुक्त शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे 30 क्वेश्चनों का रिवाइज और उसके साथ 10 क्वेश्चनों का टेस्ट, जिसमें से 5 क्वेश्चन हिंदी के और 5 क्वेश्चन राजस्थान जीके के। तो फ्रेंड्स, आपके कितने क्वेश्चन सही गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस करें ताकि आने वाली आगामी टेस्ट सीरीज आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और हंसते रहिए। फिर मिलेंगे अगली टेस्ट सीरीज में। जय हिंद, जय भारत।